Hello students, today in this lecture we are going to begin a new chapter, that is chapter number 5, periodic classification of element. The introduction of this chapter, it begins with Dalton's atomic theory, which we studied in class 9th. So let us have an idea about what this theory says, Dalton's atomic theory. इस थ्योरी में बच्चों ये बात बोली गई कि द मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो यहां पर पहली बार इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। एटम जो है ये इस कॉम्बिनेशन से बनता है ए प्लस टॉम। ए यहाँ पर एक नेगेटिव प्रीफिक्स का काम करता है। टॉम का मतलब होता है टू कट, तो एटम का मतलब क्या आ गया, समथिंग विच कैन नॉट बी कट। तो हम किसको नहीं काट सकते, हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम क्या है, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी सब्सटेंस को बनाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मेक्स अप एनी सब्सटेंस। अब ये जो एटम्स होते हैं जो सब्सटेंस बनाते हैं, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप का मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उनको बनाने वाले एटम्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इन एटम्स को यहां पर हम नाम देते हैं एलिमेंट्स का। तो अब बात आती है ईयर 1817 की। 1817 में हमें 31 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मींस 31 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता था। So 31 elements were known in 1817। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं बच्चों, वो हमें याद रखनी होती है, क्योंकि इन एलिमेंट्स को हमें अलग अलग जगह पर यूज करना होता है। तो कौन सा एलिमेंट कहां पर यूज होगा ये कैसे डिसाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल जो मेटल्स होते हैं उनके एटम्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मुझे कोई इंसुलेटर बनाना है, मतलब कोई ऐसी चीज मुझे बनानी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो, तो उस एटम की प्रॉपर्टी मुझे पता होनी चाहिए। ऐसे एटम्स की प्रॉपर्टीज जो है वो हमें नोन होनी चाहिए। तो सभी एटम्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, और इस वजह से इन प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना पड़ता था, स्टडी करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। तो ये एलिमेंट्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखनी होती है वो भी बढ़ती जा रही है। अब हर एक एलिमेंट के लिए हम एक अलग से चैप्टर तो नहीं बना सकते ना केमिस्ट्री में, कि हम हाइड्रोजन के लिए अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं, हीलियम का अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो हमें एक सिस्टमैटिक तरीके की रिक्वायरमेंट थी। वी नीडेड अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिससे हम इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इजीली याद रख सकें, और हमें जब भी एलिमेंट को यूज करना पड़े तो हमारा टाइम खराब ना हो, और प्रॉपर्टीज हमें इजीली जो है वो रिकॉल हो जाए। तो देखो, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सबसे पहला अटेम्प्ट करते हैं ईयर 1817 में। साइंटिस्ट का नाम था J.W. डोबरनियर। ये जो साइंटिस्ट हैं ये एक जर्मन केमिस्ट थे, और जो 31 एलिमेंट नोन थे उस टाइम पर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। तो इनका क्लासिफाई करने का क्या तरीका था, तो देखो यहां पर, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज in group of 3 such that the central element has atomic mass which is arithmetic mean of
the other two elements। तो जो 31 एलिमेंट्स पता थे उस टाइम पर, डोबरनियर ने क्या किया, उन एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो 31 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स जो है उनको 3 के ग्रुप्स में जो है वो अरेंज किया। और ये 3 का ग्रुप्स जो है वो कैसे बनाया गया कि जो सेंट्रल एलिमेंट रखा हुआ है उसका जो एटॉमिक मास आता है वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का क्या रहता है, अर्थमेटिक मीन। तो देखो एग्जांपल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका एक ग्रुप बना दिया। अब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, इस वजह से ये ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप में सेंटर में कौन रखा हुआ है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 39। तो अब देखो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या आ रहा है, 39 प्लस 7। इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। क्या आता है, 46/2, दैट इज 23। तो डोबरनियर ने जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे उनको 3 एलिमेंट के ग्रुप्स के अंदर अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया कि बीच वाला एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास साइड वाले 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन आ जाए, इस तरीके से अरेंज किया। सो दिस इज अ डोबरनियर ट्रायड। ये इन्होंने एक ट्रायड बना दिया जो 31 एलिमेंट्स पता थे उनमें से एक। ऐसे ही एक और ट्रायड जो है वो बनाया इन्होंने। ये ट्रायड किसका था, दिस इज अ ट्रायड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तीसरा भी एक और ट्रायड बनाया था, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कैल्शियम का एटॉमिक मास देखें तो इट हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 40 एंड बेरियम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 137। तो अब इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालो, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 177 डिवाइडेड बाय 2। अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5, 88.5। तो जो सेंट्रल एलिमेंट है हमारा इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 88। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया, हमारा जो एटॉमिक मास है इस एलिमेंट का वो आ गया। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका भी आप एटॉमिक मास जो है जब देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। इसको ऐड करूं क्या आएगा, 162 डिवाइडेड बाय 2, 81.25। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80 होता है। तो यहां पर भी जो है वो अर्थमेटिक मास, जो अर्थमेटिक मीन आ रहा है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है उसके क्लोज आ रहा है। तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में, और जो सेंट्रल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन आ रहा था। तो ये 3 ट्रायड्स हैं जो डोबरनियर ने बनाए थे, एंड दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसे ही ये सारे के सारे हैलोजेंस कहलाते हैं, इनकी भी प्रॉपर्टी सेम होती है। दीज आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी भी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो ये सेम एलिमेंट्स जो थे इनको 3 के ग्रुप पे अरेंज कर लिया। अब देखो बच्चों इसके लिमिटेशन, डोबरनियर ट्रायड जो था इसके लिमिटेशन क्या आ गए। हमने क्या बोला था, 31 एलिमेंट्स वर नोन, और क्लासिफाई कितने एलिमेंट्स किए हैं, 9। तो बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनको क्लासिफाई नहीं कर पाते डोबरनियर ट्रायड का यूज करके। तो लिमिटेशन रह गई इस मेथड की, दिस मेथड वाज नॉट एबल टू क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स दैट वर नोन एट द टाइम, दिस इज द लिमिटेशन। सो दिस
method was not applicable to all the elements known at that time। तो इस वजह से ये मेथड जो है वो जनरलाइज नहीं कर पाए। हम सभी एलिमेंट्स पे अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर भाई ये मेथड जो है वो सूटेबल मेथड नहीं है। तो ये मेथड जो है फिर उसके बाद में लिमिटेशंस की वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता। ठीक है, इसको ज्यादा हम यूज नहीं करते। फिर इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड ने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की और इन्होंने 1866 के अंदर 1866 तो पहला अटेम्प्ट हुआ था 1817 में डोवर्नियर ने किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 50 इयर्स जो है वो निकल जाते हैं, कोई सिस्टम नहीं बनाया जाता। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था न्यूलैंड और इन्होंने एक नया तरीका जो है वो बताया जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक नया तरीका जो था वो सोचा। तो देखो 1817 में कितने एलिमेंट्स पता थे, 31, लेकिन 1866 आते आते 56 एलिमेंट्स हमें पता चल चुके थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन इंक्रीज्ड इन दोज 50 इयर्स। ठीक है, तो अब न्यूलैंड के सामने जो था वो चैलेंज और भी बड़ा हो गया। 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना था न्यूलैंड को और इन्होंने जो था वो जो सिस्टम सोचा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का वो ये था, when the elements are arranged in the order of their increasing atomic mass, then the property of eighth element is similar to the property of first element। तो इन्होंने ये बोला कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर पता थे उनको क्या करना शुरू किया, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखना शुरू किया। तो 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है, 8th एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, पहले एलिमेंट से मैच करती हैं। तो इसको क्राइटेरिया बना के अब मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं जो न्यूलैंड ने बनाई थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। इन्होंने ये बोला कि भाई आप 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी के बाद में अगला नोट कौन सा आ जाता है, वापस सा आ जाता है। तो हमारे पास ये 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट्स को जो है वो आप 7 ग्रुप्स के अंदर अरेंज करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है वो आता है फ्लोरीन। और नोबल गैसेस हमें पता नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, तो नोबल गैसेस अगर हम नहीं पता थी तो यहां पर जो है वो नियॉन तो आएगा नहीं, उससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, सोडियम। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन पता नहीं थी, आर्गन के बाद क्या आ जाता है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 9। बोरॉन का एटॉमिक मास कितना होता है, 11, 12, 14, 16। इसका फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 19। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, 27,
तो इस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रख रहे हैं जो भी एलिमेंट्स उस टाइम पर पता थे, ठीक है। और 7 म्यूजिकल नोट्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 7 ग्रुप बना दिए। तो 7 एलिमेंट्स को जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखते हो तो 8वां एलिमेंट जो आता है, जो ऑक्सीजन के बाद आना चाहिए था, 16 के बाद आना चाहिए था, ये 19 जो एटॉमिक मास है जिस एलिमेंट का, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? हाइड्रोजन से। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये उन सभी एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा हुआ है जिनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। आज भी अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लिथियम के नीचे आपको सोडियम और पोटेशियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। बेरिलियम आज भी देखोगे आप पीरियोडिक टेबल में तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलेगा, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। बोरॉन से नीचे एल्यूमिनियम मिलेगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। तो ये एलिमेंट्स जो थे वो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या आ रहे थे? एक ग्रुप के अंदर अरेंज होते हुए आ रहे थे जब इस सिस्टम को फॉलो किया गया तब। इससे आगे भी अरेंजमेंट जो है वो आपको दे रखा है बुक्स के अंदर, तो आप इसको कंप्लीट टेबल को जो है वो अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो दिया गया था इसको। तो इन्होंने ये बोला था कि हमारा जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो म्यूजिकल नोट जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, 7 म्यूजिकल नोट्स, उससे रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला जाता है, ऑक्टेव, ठीक है। तो ये सिस्टम बनाया न्यूलैंड ने उस टाइम पर, जितने भी एलिमेंट्स पता थे उनको क्लासिफाई करने का। चलो, तो इस सिस्टम के अंदर हमें जो थी वो एक फैसिलिटी मिल रही थी कि भाई सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जो है वो एक ही ग्रुप में आ रहा था। अब देखो, अगर मुझे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पता है, ये हाइड्रोजन जो है उसकी किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो हाइड्रोजन के जैसी ही प्रॉपर्टी फ्लोरीन दिखाएगा, फ्लोरीन के जैसी ही प्रॉपर्टी क्लोरीन दिखाएगा, इन सब की प्रॉपर्टी सेम आ गई। तो मुझे 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखनी है और उससे ही मेरा जो है वो बाकी एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। लिथियम की आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आपको सोडियम की याद रखने की जरूरत नहीं है, सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच करती हैं, तो ऑटोमेटिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज याद हो गई जब मैंने सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टीज को याद किया तब। तो ये सिस्टम जो था वो डोवर्नियर ट्रायड से ज्यादा एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पा रहा था, और यहां पर जो थे वो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो है वो एक ग्रुप के अंदर आ रहे थे, तो इसको थोड़ा सा याद रखना भी इजी था। लेकिन इसके अंदर भी जो है वो कुछ कमियां रह गई। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस पाई गई। क्या लिमिटेशंस पाई गई? तो और अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक तो इन्होंने जो है उस टाइम पर एक भविष्यवाणी कर दी, जो भविष्यवाणी इनका लिमिटेशन बन गई। भविष्यवाणी ये कर दी इन्होंने ये बोला कि आज के टाइम पे 56 एलिमेंट्स हमें पता है और फ्यूचर में और कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा, इतने ही एलिमेंट्स पता रहेंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में। तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि फ्यूचर में और कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा, जितने एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 56 ही है नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन जो थे वो बढ़ते चले गए, और जब नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स बढ़ते हुए चले गए तो फिर क्या हो जाता है, आज के टाइम पे हमें 114 एलिमेंट पता है, उस टाइम पर 56 पता थे, ऑलमोस्ट डबल हो गया नंबर, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स 1866 में पता थे उससे डबल नंबर, मतलब उतने ही एलिमेंट्स और डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक। तो इनका ये जो प्रेडिक्शन था कि 56 एलिमेंट से ज्यादा डिस्कवर नहीं होंगे वो गलत साबित हुआ। तो पहला लिमिटेशन लिख लेते हैं, ही प्रिडिक्टेड दैट ओनली 56 elements were known at that time and no more element will be discovered in future, but later on many elements were discovered, hence this prediction
फेल्ड। ठीक है, तो और एलिमेंट्स जब पता चलने लगे, हमें डिस्कवर होने लगे, तो ये प्रेडिक्शन जो है वो फेल हो गया और भविष्यवाणी जो है वो गलत हो गई न्यूलैंड की। इसके बाद आता है सेकंड लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन हम एक बार जो है दोबारा से इस टेबल को यहां पर बनाते हैं, एक छोटा सा पोर्शन, और फिर लिखते हैं। सेकंड लिमिटेशन बता रहा हूं, जो हमने पहला ग्रुप बनाया था सारे गामा वाला, जो सा के नीचे एलिमेंट्स लिखे थे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में नीचे जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग, वो लिखे जाते हैं कोबाल्ट एंड निकल, और इसके नीचे लिखा हुआ ब्रोमियम। तो ब्रोमीन यहां पर लिखा हुआ है, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों, ये जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, ठीक है, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, लेकिन कोबाल्ट और निकल जो है ये होते हैं मेटल्स, ये थे बाकी सारे नॉन मेटल्स। तो जब आप डोबरनियर वाला अरेंजमेंट स्टडी करते हैं तो कैल्शियम के बाद में, कैल्शियम तक जो हमने लिखा था उसके बाद में एलिमेंट्स जो हैं म, प, ध, नी। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन के बाद में हमने लिखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद में यहां पर कॉपर लिखा हुआ है और रुबीडियम। यहां पर हमने लिखा था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम से नीचे लिखा हुआ है जिंक और स्ट्रोंशियम। यहां पर लिखा हुआ था बोरॉन, एल्यूमिनियम, और कैल्शियम के बाद में लिखा हुआ है क्रोमियम, ईट्रियम और सीरियम एंड लैंथेनम। फिर नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कार्बन, सिलिकॉन, फिर टिन। क्रोमियम के बाद में लिखा हुआ है Tl और In, और लास्ट में लिखा हुआ है यहां पर Zr। तो देखो बच्चों, यहां पर यहां तक तो ये सिस्टम जो है वो सही काम करता है। नेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। कैल्शियम तक ये सिस्टम जो है वो सही काम कर रहा है, लेकिन कैल्शियम के बाद आगे के जो एलिमेंट्स हैं वहां पर क्या होने लग जाते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर आने लग जाते हैं। तो आफ्टर कैल्शियम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अब देखो ये तीन एलिमेंट्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, लेकिन कॉपर तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं भाई तार बनाने के लिए, ये तो रिएक्टिव नहीं होता। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ कौन आ गया, एक लेस रिएक्टिव मेटल आ गया। ऐसे ही इनको देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। जिंक जो है ये भी एक मेटल है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ये सॉलिड होता है, रिजिड होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, ये नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो मैच नहीं हो रही थी एलिमेंट्स की, कैल्शियम के बाद में वो आने लग जाती हैं एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में। तो सेकंड लिमिटेशन क्या बन जाता है, एक तो देखो यहां पर ये पॉइंट लिखना है हमें कि दो एलिमेंट्स को एक जगह पर डाल दिया, कोबाल्ट और निकल को। और तीसरा पॉइंट हमें लिखना है कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो है वो भी आ जाते हैं ग्रुप के अंदर आफ्टर कैल्शियम। तो कैल्शियम के बाद में ये सिस्टम जो है वो फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कैल्शियम के बाद में अलग अलग ग्रुप के अंदर चले जाते हैं, एक ग्रुप में नहीं आ पाते। तो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, टू एलिमेंट्स वर असाइंड a single position such as cobalt and nickel। क्यों दे रखी थी इनको सेम पोजीशन, क्योंकि इनका एटॉमिक मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो भाई न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ने तो एटॉमिक मास जो था वो इंक्रीजिंग रखना था, लेकिन जिनका एटॉमिक मास जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनको उन्होंने सेम पोजीशन पे रख दिया। तो two elements were assigned a single position such as cobalt and nickel which have different properties। थर्ड लिमिटेशन क्या हो जाती है, आफ्टर कैल्शियम
एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड टुगेदर। तो ये एक नया लिमिटेशन बन जाता है कि कैल्शियम के बाद में जो है वो ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। हेंस दिस सिस्टम फेल्स आफ्टर कैल्शियम। तो ये लिमिटेशंस जो है वो आ जाती हैं न्यूलैंड के सामने जब इन्होंने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के तरीके को प्रपोज किया था। तब कैल्शियम तक ये सिस्टम फॉलो होता है, कैल्शियम तक आप जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर देखते हैं, लेकिन कैल्शियम के बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं वहां पर प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती। साथ ही साथ इन्होंने जो है वो दो एलिमेंट्स को एक सिंगल पोजीशन असाइन कर दी जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी इनको क्या कर रखा है, एक सिंगल पोजीशन असाइन कर रखी है। तो ये लिमिटेशंस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर। इसके बाद वाले जो अरेंजमेंट के सिस्टम बनाए गए थे, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हम स्टडी करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो ये जो दो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए हैं इनके क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, व्हाट इज डोबर्नियर ट्रायड। डोबर्नियर ट्रायड क्या थे? तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, डोबर्नियर he arranged the elements with similar properties in a group of 3 such that atomic mass of the central element is arithmetic mean of other two element. next question पूछा गया, give two examples of डोबर्नियर ट्रायड्स। कोई दो एग्जांपल बताओ जो डोबर्नियर ने बनाए थे अपने अरेंजमेंट में जिसको ट्रायड बोला गया। तो आपको मैंने 3 एग्जांपल्स लिखवाए हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इन 3 में से कोई भी 2 एग्जांपल जो है वो आप यहां पर दे सकते हो डोबर्नियर ट्रायड के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूलैंड जो थे इन्होंने जब अपना क्लासिफिकेशन का तरीका दिया था उस टाइम पर 56 एलिमेंट्स पता थे और इन्होंने ये बोला कि इफ दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सो दिस इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यही लॉ आपको यहां पर लिखना है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास then every 8th element has properties similar to that of first element. Next question आता है, what are the limitations of Newland's law of octave। क्या limitations थी Newland's law की? तो अभी आपको मैंने 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, इन्होंने उस टाइम पर एक प्रेडिक्शन कर दिया कि 56 एलिमेंट्स पता है और इससे ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे फ्यूचर में। सो ये प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित होता है बाद में जब और एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक सिंगल पोजीशन असाइन कर दी पीरियोडिक टेबल के अंदर, और वो भी ऐसे एलिमेंट्स के साथ जिनके साथ प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं होती। तो जैसे कोबाल्ट और निकल को किसके साथ रख दिया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया। ये सब क्या थे, नॉन मेटल्स, और कोबाल्ट और निकल क्या थे, मेटल। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो है वो एक ग्रुप के अंदर आ गए। सेकंड लिमिटेशन आ गया। थर्ड लिमिटेशन क्या आ जाता है, ये जो सिस्टम है दिस इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। हम इस सिस्टम को सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि कैल्शियम के बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आते हैं वो सब अलग अलग प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जो है वो कई डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं। तो कैल्शियम के बाद में प्रॉपर्टीज मैच होना जो है वो कम हो जाती हैं, ठीक है।
एलिमेंट्स जो अरेंज हो रहे हैं कैल्शियम के बाद में, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट देखने को मिल रही हैं बाकी एलिमेंट से जो ऊपर रखे हुए उनसे। तो इस वजह से इन 3 लिमिटेशंस के कारण न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो फेल हो जाता है, जनरलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि सभी सिस्टम पे अप्लाई नहीं हो पा रहा। अप टू कैल्शियम जो है वही हम अप्लाई कर पा रहे हैं इस सिस्टम को। तो ये हो गई लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन का मेथड आएगा, दिस इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।